हाय गाइस, मैं कमल रघुवंशी SNL इंटर कॉलेज गढ़ी जहान सिंह शमशाबाद आगरा से आपको वीडियो के द्वारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत इजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना, उसके बाद में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अफर्मेटिव में हमारा क्या होता था कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते थे। प्लूरल होता था तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। उसके बाद में नेगेटिव स्टेप पर आए तो नेगेटिव से हमारी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं वो हमारी होती है डू और डज। इनका यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब सेंटेंस हमारे नेगेटिव हो जाते हैं तब हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डज है वो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में लगाई जाती है। डू जो हमने आपको बताया था आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाई जाती है। उसके बाद में हमने आपको इंटेरोगेटिव बताया था। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के थे, एक यस नो टाइप, दूसरा WS टाइप वाला। वो भी क्लियर हो गया आपका। अब ये नोट करने वाली बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है यदि उसमें कभी नहीं आ रहा है तो ये जो सेंटेंस हैं वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद में हम नेवर लगा देते हैं, कभी नहीं की। उसके बाद में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ते थे वही हम इसमें करेंगे। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा या आई होगा तो उसमें हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेवर लगा करके मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ES नहीं जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मानवी कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती है। मानवी कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती है तो हमें देखना है कि सेंटेंस में हमारा कभी नहीं ये वर्ड होने चाहिए। यदि केवल नहीं आ रहा है तो उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट या डू नॉट लगाना पड़ेगा। यदि अकेला नहीं आ रहा है तो, और यदि कभी और नहीं ये दोनों आ रहे हैं तो हमें फिर डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर हमें कभी नहीं पूरे का एक ही वर्ड होता है, वो होता है हमारा नेवर। जो एवर या ऑलवेज होता है उसका अपोजिट होता है। सब्जेक्ट हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट की पहचान करना हमने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस है उसमें हमें क्वेश्चन करना है कौन या किसने, यानी कि हु, और जो आंसर निकल के आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए अभी हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि कक्षा में शोर कौन नहीं मचाता है, तो कौन नहीं मचाता है मतलब कौन का आंसर आ रहा है हमारा मानवी। तो मानवी है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट मानवी है तो मानवी, उसके बाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमें नेवर लगाना है, नेवर लगा देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो शोर मचाना, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, मेक अ नॉइज। अब हमें देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मानवी एक ही लड़की है। दूसरी बात पीछे हम देखेंगे तो ती है यानी पीछे है आ रहा है। जो ये हमको ये शो कर रहा है कि है आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है हमारा, वो सिंगुलर को ही दर्शा रहा है। यदि हैं होता तो प्लूरल हो जाता, हो होता तो प्लूरल हो जाता।
तो ये हमारा सिंगुलर है तो फिर इस हिसाब से करेंगे हम इसमें एस या ई एस। और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ई एस जिन मैन वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच एक्स या एस इनमें से कोई एक आ जाता है उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। बाकी कोई भी मैन वर्ब आ जाए उसमें कोई भी लेटर लास्ट में आ जाए उन सब में हम एस जोड़ेंगे। तो यहाँ मेक में लास्ट में आ रहा है ई। अब ई तो इसमें है नहीं, ऑलरेडी ई इसमें दिया हुआ है तो एस ही तो लगेगा। तो ये हो जाएगा मानवी नेवर मेक्स अ नॉइज। मानवी कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती है, इतना हो गया ये। सॉरी, मानवी कभी शोर नहीं मचाती है। अब रह गया हमारा कक्षा में, तो इन द क्लास। मानवी नेवर मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए नेवर के जस्ट बाद में हमने मैन वर्ब में एस या ई एस लगाया हुआ है। एक और एग्जांपल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। नेवर वाले वाक्यों के लिए हमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि नहीं के साथ में कभी आ रहा होगा। कभी नहीं आया है, केवल नहीं आया है, तो वहाँ हमें एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वहाँ हमें डज नॉट या डू नॉट लगाना है। आपको रिमेंबर कर, ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है कि यदि कभी नहीं आ रहा है तभी हमें नेवर लगाना है, अकेला नहीं आ रहा है तो फिर हमें वहाँ पर डज नॉट या डू नॉट लगाना है। तो यहाँ हमारा कभी नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है, और यहाँ आए या प्लूरल के लिए हमने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है आए, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें नेवर लगाना है नेवर। उसके बाद में मैन वर्ब है हमारी झूठ बोलना, बोलना टेल, झूठ लाई, टेल ए लाई। ऐसे ही एस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में नहीं दिया हुआ है। क्यों? प्लूरल है प्लस आई है, यानी कि या तो प्लूरल होगा या सब्जेक्ट आई होगा, तो उसे हम प्लूरल मान के ही मैन वर्ब के फर्स्ट वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। तो आई नेवर टेल अ लाई, इस तरीके से ये हमारा दूसरा सेंटेंस है वो भी हो जाएगा। ये है हमारा नेवर। सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जब नेवर आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है, तो उसमें हम डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाते हैं। अब है हमारा कौन या कभी नहीं। कभी नहीं हम सीख चुके हैं। अब कौन वाला, क्योंकि वो एक क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है, और इंटेरोगेटिव का रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं हम। और एक बात और इन सेंटेंस की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी इज एम आर नहीं लगती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी इज एम और आर है हूँ हो के स्थान पर लगा देते हैं, जो कि नहीं होता है। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसों में तभी आता है जब इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारी इज एम आर आती है। वो आपको जब एक्टिव से पैसिव बनाए जाएंगे तब आपको सिखाई जाएगी। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आती हैं। ये हमें भी रिमेंबर करना है, याद करके रखना है। अब हमारा हु वाला, तो जिन वाक्यों में हु आ जाता है यानी कि कौन आ जाता है, उन वाक्यों को भी हम असर्टिव सेंटेंस की भांति ही बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस की भांति, यानी असर्टिव सेंटेंस हमारे हमने आपको बताए थे 2 टाइप्स थे। फर्स्ट था आपका अफर्मेटिव और दूसरा था नेगेटिव। अफर्मेटिव
सकारात्मक किसी भी कार्य को करने की जिसमें मंजूरी हो, और नेगेटिव नकारात्मक जो इसका बिल्कुल विपरीत है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें मना की जाती है और इसमें हाँ की जाती है। यानी कि ये इस वाले सेंटेंस में किसी भी कार्य की हाँ होगी और इसमें मना ही होगी, मना किया जाएगा। तो इनको हम बनाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर होता है हु लगाएंगे। डू या डज का इस्तेमाल, डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन वाले सेंटेंस में भी नहीं लगाते। इसमें भी डू और डज हमारी नहीं आएगी, और कब तक नहीं आएगी वो भी हम बताएंगे। कौन आ रहा है वाक्य के बीच में, तो एक तो हमारा वही है कि इंटरोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले लगाएंगे हु, उसके बाद में हम लगाएंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस। उसी आधार पे, उसी बेस पे कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कौन है वो हमको सिंगुलर की ओर इशारा कर रहा है, तो एस या ई एस लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यानी कि ये भी लगभग आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति ही हो गया। जो असर्टिव सेंटेंस था उसी की भांति हो रहा है ये। और ये है आपका जब ये नेगेटिव नहीं होगा। और हु के साथ में डू डज क्यों नहीं आती है, इसका कारण ये है कि अभी हमने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पता सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें कई सेंटेंस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाक्य के बीच में दिया होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि जो सब्जेक्ट की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत जिस वर्ड से हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट को हमें पहचानना होता है, ढूंढना होता है, खोजना होता है कि वास्तविक सब्जेक्ट इसमें है क्या। तो उसको ढूंढने का जो तरीका था वो हमने आपको बता ही दिया है, और बार बार बताऊंगा मैं। कौन या किसने, कौन या किसने से जो आंसर निकल के आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कौन होता है वो खुद एक सब्जेक्ट होता है, और यहाँ ये जो वर्ड है कौन, वो खुद एक सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए इसमें डू या डज नहीं लगाई जाती। इन सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति मान के किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें विज्ञान कौन पढ़ाता है। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है कौन, लेकिन इसमें पहले से कौन दिया हुआ है तो हमें सब्जेक्ट पता कैसे चलेगा। तो इसके एक तो ये है कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये पहले आएगा। दूसरा, इसी से हमें सब्जेक्ट का पता चलता था, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये खुद हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो कौन, हु। उसके बाद में हमने आपको बताया मैन वर्ब। मैन वर्ब है हमारी पढ़ाना, और पढ़ाना टीच। यहाँ आ रहा है ता है, यानी कि कौन है वो हमारा सिंगुलर की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो कौन है वो सिंगुलर के लिए यूज किया गया है। तो सिंगुलर किया गया है तो फिर क्या करना है, सिंगुलर के लिए एस या ई एस जोड़नी है। अब एस जोड़नी है कि ई एस जोड़नी है, तो वो अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि जिन सेंटेंस जिन वर्ड के लास्ट में, मैन वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच ये थे आपके एक्स और एस आएंगे, उनमें हमें ई एस जोड़ना है। तो यहाँ आपका ये टीच है, टीच में लास्ट में सी एच आ रहा है, तो इसमें ई एस जोड़ा जाएगा। टीचर्स सब्जेक्ट के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड आ गया। मैन वर्ब आपकी हो गई, सिंगुलर है, एस में या ई एस में से कोई एक आ गया। हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट का पता हमने आपको बताया था, क्या या किसे, व्हाट या हुम। तो क्या पढ़ाते हैं, साइंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे लगा देंगे हम यहाँ पे साइंस। और हमें किसे पढ़ाते हैं, हमें, तो दो ऑब्जेक्ट हैं हम इसमें, एक तो हमें और दूसरा साइंस। मैंने आपको बताया था व्हाट से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
हुम से जो आंसर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी साइंस है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसे हम 2 या 4 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे हु टीचर साइंस टू अस। इसको मैंने आपको ऐसे सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले बताए थे, उनको बताया था कि 2 तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रख करके। उसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हु टीचर्स, इनडायरेक्ट है हमारा अस, तो इसके जस्ट बाद में साइंस, इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल, कौन मुझे बुलाता है। इसको हम प्लूरल मान के करते हैं, कौन मुझे बुलाते हैं। तो इसे हम करेंगे यहाँ पे कौन, हु, बुलाना, कॉल। अब यहाँ कौन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ बुलाते हैं आ रहा है, यानी कि कौन है वो हमारा प्लूरल की ओर पॉइंट कर रहा है। ये बता रहा है कि ये जो कौन है वो प्लूरल के लिए यूज किया गया है। तो मैन वर्ब की केवल हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो हु कॉल, और मुझे की लगा देंगे मी, हु कॉल मी। क्लियर। अब इसके बाद में हम चलते हैं इसके बाद में इसमें एक और पॉइंट है। ये जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे कब, जब सिंगुलर होगा तभी ऐसे ही ऐसे लगाएंगे। प्लूरल होगा आई या प्लूरल होगा तो हमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे यस को नहीं लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। या इसका मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, हु प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है आपका जब सब्जेक्ट या तो आई होगा या हु है, वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाके हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब एक बात और आती है कि हु के साथ में भी डज नॉट या डू नॉट आती है। कब आती है, जब सेंटेंस हमारा उसमें हमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कौन के बारे में, और कौन के साथ साथ में शब्द उसमें आ रहा हुआ नेगेटिव वर्ड नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा होगा, तब हमें हु के बाद में डज नॉट या डू नॉट लगाना है। डज नॉट या डू नॉट लगाना है कब, जब हु के साथ साथ कौन के साथ साथ उसमें नहीं भी आएगा तब। फिर इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर हु प्लस डज नॉट या डू नॉट, वही बात सिंगुलर डज नॉट, प्लूरल या आई के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हु, तो डू नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू या डज। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तभी हमें ऐसे यस लगाना है। ये भी पॉइंट हमें अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस बेस पर बनाएंगे हम इसे। फॉर एग्जाम्पल, श्वेता को कौन अंग्रेजी नहीं सिखाता है। यहाँ हमें ये सीखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये जो नेम दिया हुआ है तो इसे हमें सब्जेक्ट नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में को आ रहा है। को इसका मतलब है
कि ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट की जगह पर ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसे, किसको या क्या, इनसे हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो किसको अंग्रेजी नहीं सिखाता है वो हमारा आ रहा है श्वेता को, और क्या नहीं सिखाता है वो आ रहा है अंग्रेजी, यानी इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट हैं। ये एक लड़की का नाम है तो हमें ये मान के नहीं चलना है कि ये नाम आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नहीं, सब्जेक्ट का काम तो हमारा ये कौन करेगा, कौन से ही हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है। और जब कौन उसमें पहले से है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। तो यहाँ ये जो श्वेता नाम दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो स्ट्रक्चर हमारा ये दिया हुआ है, इसके आधार पे बनाएंगे हु। उसके बाद पीछे आ रहा है ता है, यानी कि ये कौन है वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज किया जा रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, डज नॉट लगाना है। हु डज नॉट। उसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, सिखाना। सिखाना की, पढ़ाना की एक ही होती है टीच। अब इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो हु डज नॉट टीच, कौन नहीं सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है, अंग्रेजी। यानी कि क्या से एक आंसर निकल के आया हमारा अंग्रेजी, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे इंग्लिश। और किसे नहीं सिखाता है तो श्वेता को, यानी कि एक हमारा ऑब्जेक्ट और निकल के आ गया। तो यहाँ टू, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट के बाद में यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसको टू या फोर से जोड़ेंगे। तो टू और ये हो जाएगा श्वेता। इसको हम दूसरे तरीके से, अभी जो हमने यहाँ पर किया हुआ था उसी हिसाब से, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों से सही हो जाएगा। यानी कि अभी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखना है, तो उसमें हमें टू या फोर नहीं लगाना है, केवल इनका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा हु, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, हु डज नॉट टीच। अब ये जो टू श्वेता है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये श्वेता हो जाएगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, वो हमारा लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया नेवर वाले वाक्यों में और हु वाले वाक्यों में डू या डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। कौन वाले यानी हु वाले सेंटेंस में तब होता है जब वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होता है तब। उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।